नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारे क्लास 10 के अंदर हमारा चैप्टर 11 है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इसको पढ़ेंगे। तो हमारी जो ह्यूमन आई है बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, वेरी वैल्यूएबल ऑर्गन्स। इसके कारण ही हम इस रंग बिरंगे संसार को देख पाते हैं। तो देखिए ह्यूमन आई हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो लेंस है एक प्रकार का कॉन्वेक्स लेंस है। इसके अलावा ये क्रिस्टलाइन लेंस। इसके बाद देखिए ये कोर्निया जो होता है, अपन नेत्रदान में कोर्निया को दान करते हैं। ये प्यूपिल्स हैं। इसके बाद ये एक्वस ह्यूमर्स यानी कि जली द्रव, और ये आइरिस, इस तरीके से आइरिस, और ये सिलियरी मसल्स जो रेड कलर की दिख रही है, और ये रेटिना जहाँ वस्तु का इमेज बनता है, इमेज फॉर्मेशन ऑन रेटिना, जिसको दृष्टि पटल भी कहते हैं। और ये जो आई बॉल के बीच में विट्रस ह्यूमर्स यानी कि कचाप द्रव है, और ये ऑप्टिकल नर्व जो कि ब्रेन से जुड़ी हुई रहती है, यानी कि जो कोई भी वस्तु हमें जो दिखाई देती है उस सूचनाओं को ब्रेन तक पहुंचाने का काम ऑप्टिक नर्व का है। अब देखिए हम नेत्र की जो स्ट्रक्चर्स, मानव नेत्र क्या है। तो द ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल ऑर्गन्स या सेंस ऑर्गन्स। इट इनेबल एस टू सी द ब्यूटीफुल एंड कलरफुल वर्ल्ड अराउंड अस, यानी कि मानव नेत्र की सहायता से अपन इस ब्यूटीफुल और कलरफुल वर्ल्ड को, इस संसार को देख पाते हैं। अगर किसी व्यक्ति की आंखें नहीं होगी तो चाहे आगे अपने सामने कोई भी खूबसूरत व्यक्ति खड़ा हो या कोई भी खूबसूरत नज़ारा हो, उसको अपन देख नहीं सकते, यानी कि इस संसार की ब्यूटी को हम बिना आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो आई इज द मोस्ट वैल्यूएबल सेंस ऑर्गन फॉर अस। अब स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई की बात करते हैं, मानव नेत्र की संरचना। तो द ह्यूमन आई इज लाइक एज ए कैमरा, एक कैमरे की तरह कार्य करती है। इन ह्यूमन आई फॉलोइंग पार्ट्स आर और प्रेजेंट्स, यानी कि हमारे जो ह्यूमन आइज के अंदर विभिन्न प्रकार के जो पार्ट्स होते हैं वो प्रेजेंट्स होते हैं। कोर्निया, एक्वस ह्यूमर्स, आइरिस, प्यूपिल, क्रिस्टलाइन लेंस, रेटिना और विट्रस ह्यूमर्स, ये 7 प्रकार के पदार्थ हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कोर्निया के बारे में। तो देखिए द लाइट एंटर इन द आइज थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द कोर्निया, यानी कि लाइट हमारी जो आंख के अंदर एंट्री करती है वो जो पतली झिल्ली है जिसको हम कोर्निया कहते हैं। कोर्निया इज द ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ आई, ये हमारी आई की ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी भाग होता है। और जब नेत्र दान करते हैं उसमें कोर्निया को ही डोनेट किया जाता है। ध्यान रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक्वस ह्यूमर्स की बात करते हैं, यानी जली द्रव्य। तो देखिए बिटवीन कोर्निया एंड आई लेंस ए ट्रांसपेरेंट लिक्विड इज प्रेजेंस एक्वस ह्यूमर्स, इट प्रोटेक्ट्स द आईज, यानी कि जो हमारे कोर्निया और लेंस के बीच में जो द्रव भरा रहता है, जो लिक्विड भरा रहता है, जिसको हम कहते हैं जली द्रव या एक्वस ह्यूमर्स कहते हैं, और ये भी आई की प्रोटेक्शन करता है, यानी कि हमारी आंख की सुरक्षा करने का काम है। अगला आता है आइरिस, जिसको परितारिका भी कहते हैं। बिहाइंड द कोर्निया, ये कोर्निया के बिहाइंड में यानी कि पीछे की ओर होती है, एक डार्क मस्कुलर डायफ्रेगम लाइक स्ट्रक्चर होती है, इस प्रेजेंट कॉल्ड आइरिस, इसको आइरिस कहते हैं। आइरिस कंट्रोल द साइज ऑफ पीपल, ये हमारी जो साइज, जो पीपल की साइज है उसको कंट्रोल करने का काम करती है। जो अगर अपन लाइट वाले प्रकाश में या धूप में चले जाएंगे तो जो हमारा जो पीपल है उसका आकार कम हो जाएगा, जबकि छांव में आने पर यानी कि शेड में आने पर उसका आकार बढ़ जाता है, क्योंकि छाया के अंदर जो लाइट है हमारी आई को उसकी ज़्यादा जरूरत पड़ती है। इसलिए ड्यू टू द डिफरेंट कलर ऑफ द आइरिस ह्यूमन आई हैव डिफरेंट कलर सच एज ब्लू, ब्लैक। इस आइरिस के डिफरेंट कलर की वजह से ही अलग अलग व्यक्तियों की आंखों का कलर अलग अलग होता है। किसी का ब्राउनी होता है, किसी का ब्लैक आई होती है, किसी की ब्लू होती है, किसी तो इस तरह। अब पीपल बात करते हैं। लाइट एंटर इन द आई थ्रू द पीपल, यानी कि पीपल जो है इसका आकार बढ़ता घटता है, तो आई जो एंटर होती है पीपल्स के अंदर ही होती है। पीपल्स रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ द लाइट एंटरिंग इन द आई, यानी कि जो आई के अंदर जो लाइट एंट्री हो रही है उसकी अमाउंट को, उसकी मात्रा को कंट्रोल पीपल ही करता है, जैसा कि मैंने अभी बताया। अब क्रिस्टलाइन लेंस की बात करते हैं। क्रिस्टलाइन लेंस कॉन्वेक्स लेंस सिचुएटेड होता है हमारे इसके अंदर बिहाइंड द आई, आई के पीछे। आइरिस विद द हेल्प ऑफ द मसल्स, आइरिस और किसकी मदद, हेल्प से, मसल्स की मदद से। दिस लेंस फॉर्म्ड एन इन्वर्टेड एंड रियल, यानी कि लेंस कैसा इमेज बनाता है, वास्तविक और उल्टा, यानी कि रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द रेटिना। और कहाँ बनाता है, रेटिना पर, यानी कि दृष्टि पटल पर। अब रेटिना क्या है, देखिए रेटिना इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई, यानी कि हमारी जो आई की इनर मोस्ट लेयर है रेटिना। ठीक है, आई की इनर मोस्ट लेयर है रेटिना। ये देखिए रेटिना बहुत ही महत्वपूर्ण, ये जो अंदर की जो स्ट्रक्चर है, ये जो रेड रेड दिख रही है, ये क्या है, रेटिना है।
तो इनर मोस्ट लेयर है रेटिना अपनी। इट हैव एनॉमरस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेंस, इसके अंदर कई मात्रा में लाइट सेंसिटिव सेंस होते हैं। द लाइट सेंसिटिव सेल्स एक्टिवेटेड एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, यानी कि लाइट सेंसिटिव ऑर्गन एक्टिवेट हो जाते हैं और सिग्नल जनरेट करते हैं। दीज सिग्नल्स आर सेंट टू द ब्रेन, ये सिग्नल कहाँ भेजे जाते हैं? ब्रेन पे वाया ऑप्टिक नर्व। किसकी सहायता से भेजे जाते हैं? ऑप्टिक नर्व की सहायता से। द ब्रेन इंटरप्ट दिस सिग्नल्स एंड फाइनली वी सी द ऑब्जेक्ट एज दे आर। हमारा ब्रेन क्या करता है? उस सिग्नल को इंटरप्ट कर लेता है और जो वस्तु हमें जैसी है वो वैसी दिखाई देने लग जाती है। अब बात करते हैं अपन विट्रियस ह्यूमरस, जिसको कहते हैं कचाप द्रव। तो देखिए, बिटवीन द क्रिस्टलाइन लेंस एंड रेटिना ए ट्रांसपेरेंट जेली लाइक लिक्विड इज प्रेजेंट कॉल्ड विट्रियस ह्यूमरस, यानी कि जो हमारे जो आईबॉल के अंदर जो विट्रियस ह्यूमरस होता है वो क्या करता है? वो रेटिना के अंदर ट्रांसपेरेंट जेली लाइक पदार्थ होता है क्रिस्टलाइन लेंस और रेटिना के बीच में, आईबॉल के बीच में, इस तरह से पूरी आईबॉल के बीच में जो रहता है ये विट्रियस ह्यूमरस होता है, यानी कि जिसको हम कहते हैं कचाप द्रव। ये जेली लाइक होता है और इट प्रोटेक्ट द आई बाय हीट से, ये हमारी आंख की सुरक्षा करता है बाह्य चोटों से या किसी प्रकार के आघात से। अब पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है, यानी कि समंजन क्षमता क्या है नेत्र की? द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन, यानी कि जो नेत्र की अपने फोकस लेंस को एडजस्ट करने की जो कैपेसिटी है वो पावर ऑफ एकोमोडेशन कहलाती है। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सी विदाउट स्ट्रेस इज कॉल्ड लिस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। द नियर पॉइंट इज अबाउट 25, यानी कि कम से कम अपन को कितना दूर देखना चाहिए? 25 सेंटीमीटर, ये हमारा लिस्ट डिस्टेंस है। द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली कॉल्ड द फार पॉइंट, और जो हमारा फार पॉइंट क्या है? हम कहाँ तक देख सकते हैं? इन्फिनिटी तक देख सकते हैं, यानी कि अनंत तक देख सकते हैं। इट इज इन्फिनिटी, यानी कि अनंत तक देख सकते हैं अपन। तो हमारा लिस्ट पॉइंट क्या हुआ? 25 सेंटीमीटर, और हमारा हाईएस्ट पॉइंट क्या हुआ? इन्फिनिटी। फॉर ए नॉर्मल आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली बिटवीन 25 सेंटीमीटर यानी 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी, यानी कि 25 सेंटीमीटर से हम इन्फिनिटी तक वस्तु को देख सकते हैं। अब देखिए, डिफेक्ट ऑफ विजन, यानी कि जो दृष्टि दोष और उनका करेक्शन, उनका कैसे निवारण करेंगे? तो दृष्टि दोष के निवारण, देर आर मेनली 3 टाइप ऑफ द या 3 कॉमन रिफ्लेक्शन डिफेक्ट ऑफ विजन। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मायोपिया, जिसको नियर साइडनेस भी कहते हैं या निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं, और हाइपरमेट्रोपिया, जिसको फार साइडनेस कहते हैं या फिर दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं। अगला है प्रेस बायोपिया, जो कि जरा दृष्टि दोष होता है, यानी कि इसमें वृद्धावस्था के साथ साथ उम्र बढ़ने के साथ साथ ये दोष हो जाता है। अब देखिए, मायोपिया क्या है, निकट दृष्टि दोष क्या है? तो वैसे मैं आपको बता दूं, निकट दृष्टि दोष जो होता है उसके अंदर निकट की वस्तुएं हमें क्लियर दिखाई देती है, यानी कि दूर की दिखाई नहीं देती है। और इसके लिए हम किस प्रकार का लेंस का चश्मा लगाते हैं? हम इसमें कॉनकेव लेंस का चश्मा लगाया जाता है इसके निवारण के लिए। मायोपिया क्या है? मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष। तो मायोपिया इज आल्सो नोन एज नियर साइडनेस। ए पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, यानी कि नियर की वस्तु को तो व्यक्ति देख सकता है क्लियरली, बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि दूर की जो वस्तु को वो नहीं देख पाता है। दिस डिफेक्ट कॉल्ड एज मायोपिया, इस प्रकार के डिफेक्ट को हम कहते हैं मायोपिया, यानी कि निकट दृष्टि दोष। इसके क्या कारण है? तो देखिए, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आईबॉल, यानी कि जो हमारे आईबॉल का जो कर्वेचर है, वक्रता है, वो बढ़ जाती है। और इलोंगेशन ऑफ द आईबॉल, जो आईबॉल है उसका इलोंगेशन हो जाता है, इसलिए ये इस प्रकार का दोष यानी कि निकट दृष्टि दोष पैदा होता है। करेक्शन ऑफ मायोपिया, इसका करेक्शन कैसे करेंगे? दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग ए कॉनकेव लेंस। इसमें कॉनकेव लेंस का चश्मा लगाते हैं अपन, इसका उपयोग करते हैं सूटेबल पावर का। देखिए, ये व्यक्ति है, दूर से जो प्रकाश किरणें आ रही हैं, तो जो रेटिना पे जो इमेज बनना चाहिए, इनको जो यहाँ रेटिना पे मिलना चाहिए, लेकिन ये कहाँ मिल रही है? ये हमारे यानी कि हमारे रेटिना से आगे मिल रही है। ठीक है, तो इस वजह से अगर ये रेटिना पे मिल जाती तो इमेज बन जाता और आराम से वस्तु दिखाई दे जाती। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा लगाएंगे, कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा? अपन जानते हैं कॉन्वेक्स लेंस प्रकाश किरणों को दूर कर देता है,
यानी कि इस तरह से जो प्रकाश किरणें जो यहाँ पास आ रही है अब दूर हो जाएगी, जिससे कहाँ इमेज का बन जाएगा रेटिना पर और हमें वस्तु दिखाई देने लग जाएगी। इस प्रकार इसका करेक्शन किया जा सकता है मायोपिक पर्सन का। अब दूसरा देखिए हाइपरमेट्रोपिया, जिसको दूरदृष्टि दोष भी कहते हैं या फार साइडनेस भी कहते हैं। तो हाइपरमेट्रोपिया इज आल्सो नोन एज फार साइडनेस, यानी कि इसको दूरदृष्टि दोष भी कहते हैं। अब देखिए ए पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन सीन डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, यानी कि दूर की वस्तु को तो वो देख सकता है क्लियरली, बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, लेकिन निकट की दृष्टि को वो नहीं देख सकता, सॉरी निकट की वस्तु को वो अच्छे से देख नहीं सकता। दूरदृष्टि दोष, यानी कि दूर की दृष्टि में तो कोई दोष नहीं, दूर का तो दिखाई देता है, ठीक है, कौन सा नहीं दिखाई दे रहा, पास वाला। कोजेज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि हाइपरमेट्रोपिया के क्या कारण है, किसकी वजह से होता है। तो द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग, यानी कि फोकल लेंथ का जो बढ़ जाना हमारे आई लेंस का, आई लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। और द आई बॉल हैज बिकम इज टू स्मॉल, जो आई बॉल है उसका आकार घट जाना, ये दो प्रमुख कारण हैं। अब इसका करेक्शन कैसे करेंगे। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग ए कॉन्वेक्स लेंस इज सुटेबल पावर, सुटेबल पावर का कॉन्वेक्स लेंस का हम उपयोग करके इस डिफेक्ट को दूर कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, हाइपरमेट्रोपिया ने दूरदृष्टि दोष, यानी कि दूर का तो दिखाई दे रहा है, यानी कि पास में जो रखी हुई वस्तु है, जो नियर में रखी हुई वस्तु है, देखिए यहाँ से इमेज यहाँ से प्रकाश किरणें रे आ रही है ये लेंस पे, यहाँ से फिर क्या हो रहा है, जो इमेज बन रहा है वो बिहाइंड बन रहा है, बिहाइंड द लेंस, बिहाइंड द रेटिना बन रहा है, यहाँ बनना चाहिए लेकिन बिहाइंड बन रहा है। अब क्या करेंगे अपन, कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे, जिससे क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है। तो कन्वर्ज करने के कारण प्रकाश किरणें जो दूर जा रही थी वो कहाँ आ जाएगी, पास में आ जाएगी। अब क्या होगा, इमेज का बनने लग जाएगा रेटिना पर। तो इस प्रकार हम कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग करके हाइपरमेट्रोपिया जो रोग है इस प्रकार के डिफेक्ट को दूर कर सकते हैं सुटेबल कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके। अब है प्रेस बायोपिया, जिसको जरा दृष्टि दोष भी कहते हैं। इसमें दोनों तरह के हो जाते हैं, यानी कि दूर का भी और निकट का, दोनों का दिखाई नहीं देता है इस प्रकार के पर्सन को, क्योंकि एज बढ़ने के साथ साथ दोनों समस्या आने लग जाती है। द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीजिंग विद द एजिंग, यानी कि एज बढ़ने के साथ साथ जो हमारी जो समंजन क्षमता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन, वो घट जाती है। ए पर्सन विद प्रेस बायोपिक कैन नॉट सी नियर बाय एंड फार ऑब्जेक्ट, यानी कि इस प्रकार का पर्सन ना तो नियर बाय ऑब्जेक्ट को देख पाएगा ना फार ऑब्जेक्ट को देख पाएगा क्लियरली। दिस डिफेक्ट इज नोन एज प्रेस बायोपिया, इसको प्रेस बायोपिया डिफेक्ट कहते हैं। कॉजेज ऑफ प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया के क्या कारण है, तो देखिए द लॉस ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन, यानी कि हमारी जो समंजन क्षमता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन, वो घट जाती है, वो नष्ट हो जाती है। करेक्शन ऑफ प्रेस बायोपिया, इसको कैसे करेक्ट करेंगे, तो दिस डिफेक्ट इज करेक्टेड बाय यूजिंग ए बाईफोकल लेंस ऑफ सुटेबल पावर, यानी कि बाईफोकल लेंस, दोनों तरह का लेंस चाहिए अपने को, उत्तल भी चाहिए, अवतल भी चाहिए, कॉन्वेक्स भी चाहिए और कॉन्केव भी चाहिए। ए बाईफोकल लेंस कंसिस्ट ऑफ बोथ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस, द अपर कंसिस्ट ऑफ कॉन्केव, ऊपर वाला जो होता है वो कॉन्केव होता है इसके अंदर, और जबकि नीचे वाला जो होता है वो कॉन्वेक्स होता है, यानी कि बाईफोकल लेंस दोनों तरह का होता है इसके अंदर, ठीक है, लोअर इज कॉन्वेक्स। अब देखिए कैटरेक्ट क्या है, तो देखिए सम टाइम द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ द पीपुल एट ओल्ड एज बिकम मिल्की, उनकी जो आंखें जो मिल्की हो जाती हैं कभी कभी, एंड क्लाउडी, मिल्की यानी कि दूधिया और क्लाउडी बादल जैसी। दिस कंडीशन इज कॉल्ड कैटरेक्ट, जिसको मोतियाबिंद वाली कंडीशन कहते हैं। इट कैन बी करेक्टेड बाय सर्जरी, इसमें क्या करते हैं अपन, शल्य चिकित्सा द्वारा ऑपरेशन करवा के इस प्रकार के दोष को दूर किया जाता है शल्य क्रिया द्वारा। डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट, यानी कि सफेद रंग के प्रकाश का विक्षेपण, तो देखिए द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट्स कलर इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट, यानी कि जो व्हाइट रंग के प्रकाश का अपने विभिन्न रंग के कंपोनेंट्स रंग के अंदर डिस्पर्सन हो जाना क्या कहलाता है, स्प्लिटिंग हो जाना या बट जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहलाती है। व्हाइट लाइट इज ए मिक्सचर ऑफ 7 कलर, कौन कौन से कलर है 7, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये इस प्रकार से 7 रंगों का मिश्रण है हमारा। देखिए जो सफेद प्रकाश है ये जब किसी प्रिज्म से टकराएगा तो ये 7 रंगों में बढ़ जाता है, इसको हम कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट, यानी कि ये 7 रंग के वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड में बढ़ जाता है, इसको कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण।
अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ रेनबो यानी कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो ए रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयर इन द स्काई आफ्टर ए रेन शोवर, यानी कि जब बारिश हो जाती है उसके बाद बनता है। इट इज कोज्ड बाय द डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाय टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि जो छोटी छोटी बारिश की जो बूंदें हैं वो वातावरण के अंदर रुक जाती है। वो टीनी जो बूंदें हैं ड्रॉपलेट्स वो क्या करती है, वो वर्ण विक्षेपण करती है, डिस्पर्सन करती है, स्प्लिटिंग कर देती है सफेद प्रकाश को। द वाटर ड्रॉपलेट एक्ट लाइक एज ए स्मॉल प्रिज्म, ये छोटे प्रिज्म की तरह कार्य करती है। दे रिफ्लेक्ट एज एंड डिस्पर्स, यानी कि ये रिफ्लेक्ट भी करती है यानी कि अपवर्तन भी करती है, और डिस्पर्स यानी कि उसको विक्षेपण भी करती है। द इंसिडेंट सनलाइट रेज देन रिफ्लेक्ट इन इट इंटरनली, यानी कि अंदर क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन होगा, इसके अंदर ड्रॉपलेट्स के अंदर प्रकाश किरण का। एंड फाइनली रिफ्लेक्ट, और आखिरी एंड में फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इट अगेन व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द रेन ड्रॉप्स, जब रेन ड्रॉप से बाहर निकलेगी तो वापस से इसका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यानी कि पहले इसका क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, और सबसे पहले रिफ्लेक्ट और फिर रिफ्लेक्ट और फिर वापस से रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो देखिए इस तरह से ए रेनबो इज ऑलवेज फाउंड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सन, सन की विपरीत दिशा में ही बनता है। सन इधर है तो रेनबो उस तरफ बनेगा, ये ध्यान रखना आपको, सन के अपोजिट डायरेक्शन बनेगा। तो देखिए सनलाइट आ रही है यहाँ पे, इसका रिफ्लेक्ट हो रहा है, फिर ये रिफ्लेक्ट होके क्या हो रहा है यहाँ पे, ये 7 कलर्स में डिवाइड हो जा रही है, यानी कि प्रिज्म की तरह कार्य कर रही है। ये जो रेन की जो ड्रॉप्स हैं ये किसकी तरह कार्य कर रही है, एज ए प्रिज्म की, यानी कि ये स्प्लिटिंग कर रही है किसका, व्हाइट रंग के प्रकाश को। कितने कलर में, 7 कलर में, VIBGYOR, इस तरह से वेब ग्योर में बांट रही है, यानी कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये इस प्रकार का स्पेक्ट्रम बनता है जब इंद्रधनुष बनता है तब। अब देखिए एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन की कुछ घटनाएं हैं, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार यानी कि तारों का टिमटिमाना। देखिए द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ स्टार लाइट, यानी कि जो तारों की जो लाइट है, स्टार की जो लाइट है, उसका एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है, उसका एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है। द स्टार लाइट ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर, यानी कि अर्थ के एटमॉस्फेयर से स्टार की लाइट टकराती है। इट पासेस थ्रू वेरियस लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, यह हमारे एटमॉस्फेयर की विभिन्न प्रकार की लेयर्स से टकराते हुए आती है। दिस लेयर्स हैव डिफरेंट डेंसिटी, और विभिन्न लेयर्स जो होती है अलग अलग डेंसिटी की होती है। सो स्टार्स लाइट गेट रिफ्लेक्टेड एंड वी सी द अपरेंट पोजिशन ऑफ द स्टार। इस प्रकार अलग अलग माध्यम से गुजरेगी तो हमें कभी उसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी, कभी कम रहेगी, तो वो अपरेंट कंडीशन में, अपरेंट पोजीशन में हमें दिखाई देगा। देयर बाय वी सी द स्टार ट्विंकलिंग ऑफ द, यानी कि ट्विंकलिंग होना हमें दिखाई देता है स्टार का इस कारण से। देखिए रियल पोजीशन ये है, लेकिन अलग अलग परतों से होके आ रही है, तो इसमें क्या हो रहा है, उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से हमें ये यहाँ दिखाई देता है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हो रहा है यहाँ पे। अब दूसरा देखिए एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है, यानी कि हमें सूर्य 2 मिनट पहले ही दिखाई देता है और सूर्य अस्त होने के बाद 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। तो देखिए होरिजन की बात करते हैं अपन, तो होरिजन के अंदर द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज, एक्चुअल सनराइज से 2 मिनट पहले ही दिखाई देता है। एंड अबाउट 2 मिनट्स आफ्टर, और 2 मिनट बाद भी दिखाई देगा सूर्य अस्त के बाद। द एक्चुअल सनसेट बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ये घटना किसकी वजह से होती है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण। तो देखिए अब जैसे मान ली जाए सन जो है, मान ली जाए ये यहाँ है, मान ली जाए इस जगह, तो यहाँ जो प्रकाश किरण जो मान ली जाए उससे जो वास्तव में जैसे सन मान लीजिए सूर्य इस जगह है, मान लिया होरिजन में, या मान लीजिए यहाँ है, सूर्य उदय नहीं हुआ अभी, मान लीजिए सपोज कीजिए ये होरिजन है, अभी उदय होना बाकी है, लेकिन यहाँ सन से जो प्रकाश किरणें यहाँ आ रही है, ठीक है। अब यहाँ एटमॉस्फेयर की वजह से क्या होगा, इनका रिफ्लेक्शन होगा, तो ये मान लीजिए थोड़ी सी यूं मुड़ गई, रिफ्लेक्शन की वजह से क्या हो गई, ये मुड़ गई। लेकिन ये जो मुड़ी हुई है, अब ये इसको अपन यूं देखेंगे, तो ये यूं देखेंगे तो हमें सन कहाँ दिखाई देगा, यहाँ पे, यानी कि अभी सन उदय नहीं हुआ है, यानी कि सनराइज नहीं हुआ, लेकिन क्या हो गया, अपने लिए सनराइज हो गया, यानी कि अपने को सन यहाँ दिखाई दे रहा है। यानी कि ये दो
अभी 2 मिनट पहले ही हमें दिखाई देने लग गया। वास्तविक सन कहाँ है? यहाँ पे, और हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? ऊपर दिखाई दे रहा है। ऐसे कैसे ही अस्त हो जाने के बाद भी हमें ऊपर दिखाई देता है, यानी कि इस तरह से 2 + 2 यानी कि 4 मिनट हमें ज्यादा सन दिखाई देता है उसकी एक्चुअल पोजीशन से। किसकी वजह से? इस एटमॉस्फेयर की वजह से। किसकी वजह से? ये जो वातावरण है, यहाँ आने के बाद जो प्रकाश किरण उसका रिफ्रैक्शन होता है, यानी कि उसका अपवर्तन हो जाता है, तो वो अपने मूल मार्ग से क्या हो जाती है? डाइवर्ट हो जाती है। इसी घटना को तो अपन रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? तो स्प्रेड ऑफ लाइट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि जो प्रकाश की किरण का या प्रकाश का स्प्रेड हो जाना एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स के कारण, इसको हम कहते हैं स्कैटरिंग कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो देखिए टिंडल इफेक्ट इसी घटना पर आधारित है। टिंडल इफेक्ट तो आपने देखा ही होगा, जो कच्चे घरों के अंदर जो ऊपर से सनलाइट आती है तो पार्टिकल्स आपको घूमते हुए दिखाई देते हैं, उसलिए उसका मार्ग हमें दिखाई देता है, उसका जो बीम और लाइट की जो बीम दिखाई देती है उसे टिंडल इफेक्ट कहते हैं अपन। तो द अर्थ एटमॉस्फेयर इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स, यानी कि हमारा जो अर्थ है, जो एटमॉस्फेयर है, ये क्या है? हेटेरोजेनियस मिक्सचर, विभिन्न गैसों का। व्हेन ए बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स सच द फाइन पार्टिकल्स द पाथ ऑफ द बीम बिकम्स विजिबल, यानी कि इन पार्टिकल्स से जब लाइट की बीम टकराती है तो उसका जो मार्ग हमें दिखाई देता है, क्योंकि वो पार्टिकल्स क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? उसका प्रकीर्णन कर देते हैं, स्कैटरिंग कर देते हैं। किसका? प्रकाश का। दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। इस घटना को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट, क्योंकि टिंडल नामक साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले देखा था। दूसरा है ब्लू कलर ऑफ द स्काई, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो देखिए द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर स्कैटर द ब्लू कलर मोर स्ट्रांगली देन अदर कलर, यानी कि जो ब्लू कलर का ज्यादा स्प्लिटिंग, ब्लू कलर का ज्यादा क्या होगा? इसमें स्कैटरिंग होगी। किसका? अदर कलर की तुलना में। तो इसलिए हमें हमारी आंख तक कौन सा कलर आएगा? ब्लू ही कलर आएगा। इसलिए हमें आसमान कैसा दिखाई देगा? ब्लू रंग का। द स्कैटर ब्लू कलर एंटर आवर आई सो वी सी द ब्लू कलर ऑफ द स्काई। इस प्रकार हम आसमान का जो रंग है हमें ब्लू दिखाई देता है। लेकिन अंतरिक्ष में ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है, वायुमंडल नहीं है, तो उनको जो आसमान का रंग काला दिखाई देता है। देखिए ये भी, द स्काई एपियर डार्क इन स्पेस, स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में काला दिखाई देता है आसमान, बिकॉज देयर इज नो एनी एटमॉस्फेयर, क्योंकि यहाँ कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, कोई वातावरण ही नहीं है, कोई पर्यावरण, वहाँ ऑक्सीजन गैसें वगैरह भी नहीं है। सो देयर वुड नॉट हैव बी एनी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि यहाँ किसी प्रकार का लाइट की स्कैटरिंग नहीं होती है, इसलिए हमें आसमान कैसा दिखाई देता है? डार्क दिखाई देता है। तीसरा देखिए एक और, डेंजर सिग्नल अपन लाल रंग के क्यों बनाते हैं? क्योंकि लाल रंग जो है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का जो प्रकीर्णन सबसे कम होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत कम होती है, यानी कि स्पीड कम होगी, और जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होगी। तो देखिए द डेंजर सिग्नल लाइट आर रेड इन कलर, यानी कि जो डेंजर सिग्नल की जो लाइट हो लाल कलर की बनाते हैं। टावर के ऊपर देखा होगा आपने, रेड कलर का बल्ब रहता है, या जो रोड के सड़क के इधर उधर भी रेड कलर का ही सिग्नल रहता है, बोर्ड वगैरह। बिकॉज द रेड कलर लाइट इज लिस्ट स्कैटर बाय फॉग और स्मोक, स्मोक और फॉग का द्वारा ये जो सबसे कम स्कैटरिंग होती है रेड लाइट की, यानी कि लाल रंग के प्रकाश की। सो इट कैन बी सीन इन द सेम कलर एट ए डिस्टेंस, इस तरह से हमें किसी भी दूरी से हमें वो सेम कलर दिखाई देगा, क्योंकि उसका स्कैटरिंग कम से कम हो रही है। अगर ब्लू रंग की बात करें तो ब्लू रंग का स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है, इसलिए अपन तो ब्लू रंग का बल्ब लगा ही नहीं सकते नेटवर्क टावर के ऊपर या डेंजर सिग्नल के लिए, वरना क्या होगा? आसपास ब्लू ही ब्लू रंग दिखाई देगा, और वास्तविक जो घटना है हो रही है, वास्तविक जो चीज है वो हमें दिखाई नहीं देगी। इसलिए हम क्या करते हैं? रेड रंग का बल्ब लगाते हैं, रेड रंग का सिग्नल लगाते हैं, रेड रंग का सिंबल लगाते हैं, ताकि हमें वो अच्छे से दिखाई दे फॉग के समय और स्मोक के समय। अब देखिए चौथा है कलर ऑफ द सन एंड सनराइज एंड सनसेट। सनराइज यानी कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें सन का कलर कैसा दिखाई देगा? रेडिश दिखाई देता है, यानी कि लाल दिखाई देता है, सूर्य उदय के समय भी और अस्त के समय भी। यहाँ पे भी वही हो रहा है, यानी कि लाल रंग का क्या हो रहा है? लाल रंग का प्रकीर्णन, लाल रंग की स्कैटरिंग सबसे कम हो रही है, अदर कलर की सबसे ज्यादा हो रही है, तो इसलिए हमें वहां लाल रंग दिखाई देगा, यानी कि रेडिश कलर दिखाई देगा सन के आसपास। तो देखिए सन एपियर रेडिश एट सनराइज, सनराइज के समय रेडिश दिखाई देता है, एंड सनसेट और सनसेट के समय भी, बिकॉज रेड कलर वेवलेंथ इज लार्जर, यानी कि रेड कलर की वेवलेंथ बहुत ही ज्यादा होती है और
फ्रिक्वेंसी सबसे कम होती है, देखिए, देन अदर कलर, यानी कि अदर कलर की तुलना में इसकी वेवलेंथ यानी कि इसकी जो लैम्ब्डा का जो मान होता है सबसे ज़्यादा होता है। एंड लिस्ट स्कैटरिंग, इसकी वजह से क्या होगा, इसका स्कैटरिंग सबसे कम होगी रेड रंग की। सो रेड कलर रिचेज इन अवर आई, इसलिए हमारी आंखों तक कौन सा रंग आएगा, केवल रेड ही कलर आएगा, क्योंकि इसको स्कैटरिंग ही नहीं हो पा रहा है। अवर आई एट सनसेट एंड सनराइज, यानी कि सनसेट और सनराइज के समय हमारी आई तक, हमारी आंखों तक केवल रेड रंग ही पहुंच रहा है, क्योंकि रेड रंग का स्कैटरिंग सबसे कम हो रहा है। इसका सबसे कम हो रहा है क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, जबकि फ्रिक्वेंसी जो होती है वो सबसे कम होती है। तो इस प्रकार हमारा जो चैप्टर क्लियर हुआ है। तो दोस्तों, आपको क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।